अब हम लोग एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम। एक ब्लॉक 2 kg का, दूसरा ब्लॉक 4 kg का विथ फ्रिक्शन इन्वॉल्व। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इज गिवन एज 0.2। 2 kg मास और 4 kg मास, इन दोनों मासेस के बीच में फ्रिक्शन है जिसका कोएफिशिएंट है 0.2। इट इज अ सिचुएशन समथिंग लाइक दिस। हमारे पास दो ब्लॉक्स है M1 M2 और नीचे ग्राउंड सरफेस है। सो दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। ये ब्लॉक का मास है 2 kg, ये नीचे वाले ब्लॉक का मास है 4 kg और नीचे ये ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस नीचे। ओके, 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.2 और there is no friction between surface, ground surface and the 4 kg block। तो ऐसा सिचुएशन है। इसमें हम लोग फर्स्ट केस ले रहे हैं जिसमें वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन ऑन द टॉप ब्लॉक, द 2 kg ब्लॉक। अब इस फोर्स ऑफ 12 न्यूटन के कारण ऑन द 2 kg ब्लॉक, what is the acceleration of the two blocks? This is the question. What is the acceleration of the two blocks? Acceleration of 2 kg block and acceleration of 4 kg block। तो ऑब्वियस आंसर ऐसा लगता है जैसे फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना है 12 न्यूटन, मास कितना है 2 kg, एक्सीलरेशन कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा आंसर आना चाहिए। और 4 kg ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए 4 kg ब्लॉक का 0। तो ऐसा लगता है पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन होगा बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 4 kg ब्लॉक। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक के सरफेस के बीच में, तो हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे इजीली सॉल्व नहीं हो सकता। So let us see the method to solve this kind of question. So this method then can be extrapolated to 3 block system, 4 block system, any number of block system. Okay, तो हम लोग एक केस ऐसा मानेंगे, केस 1, जिसमें ड्यू टू द फोर्स ऑन द टॉप ब्लॉक दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। ओके, अगर मैंने इस ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, ये नीचे हम लोग का ग्राउंड सरफेस भी मैं रख देता हूं यहाँ पे। ओके, तो द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। अब अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो व्हाट विल हैपन इज दीज टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, इस पे फोर्स लगाने से। तो ऐसा क्यों हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहले तो बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अगर दोनों ब्लॉक्स साथ साथ जा रहे हैं तो वी कैन कंसीडर दीज टू ब्लॉक्स एज अ सिंगल सिस्टम। 2 kg ब्लॉक ऊपर, 4 kg ब्लॉक नीचे, तो टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है 6 kg। 2 + 4 6 kg। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है ऑन दिस सिस्टम, अगर दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए तो 12 न्यूटन। तो फोर्स इज 12 न्यूटन अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम इज 2 + 4 विच इज 6 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर इन दोनों का मोशन साथ साथ हो रहा है, अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव हो रहे हैं तो एक्सेलरेशन होना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ये साथ साथ मूव क्यों होंगे वो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg मास। इस पे फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन। ओके, अब मान लो अगर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 2 kg और 4 kg के बीच में, तो 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा और टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, दोनों साथ साथ जा रहे हैं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों रेस्ट पे है। अगर हम लोग केस 1 का बात करें, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, देन इन दैट केस what will happen, static friction will act between the two surfaces, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, तो 2 kg ब्लॉक is at rest with respect to the 4 kg block and 4 kg block is at rest with respect to the
kg ब्लॉक। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज सो एज टू कीप द बॉडी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट। तो हम लोग अगर दोनों ब्लॉक्स का बात करें, ये हमारा 2 kg और नीचे हमारा 4 kg वाला ब्लॉक, तो 4 kg वाले पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? 2 kg वाले ब्लॉक पे 12 न्यूटन राइट डायरेक्शन में है, तो 2 kg वाला ब्लॉक राइट डायरेक्शन में एक्सीलरेट होने वाला है, इसीलिए मैंने इसका एक्सीलरेशन दिखा दिया a इन राइट डायरेक्शन। नाउ बिकॉज द टू ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, सो दैट मीन्स अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन भी a होना चाहिए, सेम एक्सीलरेशन, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव हो रहे हैं, दे आर मूविंग टुगेदर। तो एक्सीलरेशन a दोनों का हमारे पास आ गया। ओके, अब एक्सीलरेशन a इसका भी मार्क किया, एक्सीलरेशन इसका भी मार्क किया। अब अगर इस 4 kg ब्लॉक को आगे एक्सीलरेट होना है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां होना चाहिए? देखो 4 kg ब्लॉक का मोशन का एक ही रीजन हो सकता है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहां पे होगा आगे के डायरेक्शन में। आगे के डायरेक्शन में 4 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्यों होगा? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन आगे के डायरेक्शन में। अगर 4 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे है तो एक्शन रिएक्शन से इस पे फ्रिक्शन कहां होना चाहिए? पीछे। So that is how we mark the direction of static friction in this example. Okay, तो static friction यहाँ पे मैंने F, यहाँ पे F मार्क कर दिया। Now, ये static friction का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है? That is what we will think. Static friction, if you remember, it was lying between 0 and mu Sn. तो static friction का maximum वैल्यू कितना है? mu S into N. Okay. अब तुम बोलोगे म्यूएस पे इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो जब क्वेश्चन में म्यूएस और म्यू के अलग अलग न दे तो हम लोग इसी वैल्यू को म्यूएस भी मान लेंगे, इसी वैल्यू को म्यू के भी मान लेंगे। ओके, तो म्यूएस का वैल्यू कितना है? 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? तो हम लोग पहले इस बॉडी का बात करते हैं 2 kg ब्लॉक का। ओके, तो 2 kg ब्लॉक पे mg फोर्स नीचे होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, लेट अस से n1। So this is now the complete free body diagram of the 2 kg mass. Okay, तो N1 का वैल्यू कितना है? 2g, which is 2 into 10. g का वैल्यू 10 मान लिया, तो this is 20 न्यूटन। तो N1 का वैल्यू 20 न्यूटन। अब यहां पे अगर मान लो 4 kg ब्लॉक का मास की बात करें, 4 kg ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस होंगे? 4g फोर्स नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द ग्राउंड, N2 ऊपर, और N1 का ऑपोजिट रिएक्शन N1 नीचे। देखो 2 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय 4 kg इज N1 इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो 4 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 kg मास ऑन द 4 kg मास विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड विच इज N1। ऐसा होगा। ओके, तो दिस इज द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो इफ वी अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन द फर्स्ट ब्लॉक, ऊपर वाले ब्लॉक पे, ओके, तो क्या आएगा? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ सेज बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। इस 2 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में है, तो बिग फोर्स कौन सा है? राइट डायरेक्शन वाला, जस्ट 12 न्यूटन। माइनस स्मॉल फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल है। दिस इज इक्वल टू मास। मास कितना है इसका? 2, तो मास इज 2 इंटू एक्सीलरेशन हम लोग ने कितना निकाला? एक्सीलरेशन भी आया था 2, तो 12 माइनस F इज इक्वल टू 4, तो F इज इक्वल टू 8। तो फ्रिक्शन का वैल्यू आया 8 न्यूटन। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 8 न्यूटन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इफ द टू ब्लॉक्स आर गोइंग टू मूव टुगेदर। इतना फ्रिक्शन हम लोग को जरूरत है। कितना? 8 न्यूटन। कैसे किया हम लोग ने कैलकुलेट? बाय न्यूटन्स लॉ। द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इन द केस ऑफ बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर इज 8 न्यूटन एंड दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों होगा? बिकॉज बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। हम लोग को 8 न्यूटन फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। बट लेट अस सी what is the maximum value of static friction. Maximum value of static friction is given by the formula mu s into n.
अब ये इक्वेशन Fs इज μs इंटू n, ये हम लोग लगाएंगे फॉर द 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन कितना है N1, 2 kg ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन है N1। तो यहाँ पे n का कौन सा वैल्यू लेंगे N1। तो μs कितना है 0.2। इन द गिवन क्वेश्चन μs इज 0.2। जो म्यू दिया है वही μs है, वही μk है। तो μs का वैल्यू भी 0.2 और N1 का वैल्यू कितना है N1 फोर्स इक्वल्स 2g। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करेंगे, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है। तो N1 इज इक्वल टू 2g, N1 इज इक्वल टू 2g विच इज 2 इंटू 10, क्योंकि g का वैल्यू हम लोग ने लिया 10 विच इज 20। तो N1 का वैल्यू हम लोग ने रखा इधर 20। तो दिस कम्स आउट टू बी 4 न्यूटन। The maximum value allowed for static friction is 4 Newton. The maximum value allowed for static friction in this example is 4 Newton. लेकिन हम लोग को कितना फ्रिक्शन लग रहा है 8 न्यूटन। We need 8 न्यूटन। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमारा, अगर ये केस पॉसिबल होना चाहिए, कौन सा केस, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। दोनों ब्लॉक मूव कब होंगे साथ साथ, जब 8 न्यूटन फ्रिक्शन हो। लेकिन 8 न्यूटन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन है। मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू, मैक्सिमम अलाउड वैल्यू 4 न्यूटन है, और तुम यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बोल रहे हो 8 न्यूटन फॉर द 2 ब्लॉक्स टू मूव टुगेदर। इसका मतलब ये पूरा केस गलत हो गया। दिस एंटायर केस इज रॉन्ग। ओके, तो ऐसे हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग ने ये गलत किया। We have to first assume case 1 in which both blocks move together, and we have to calculate the required friction for these 2 blocks to move together, and you have to check if this required friction value meets the criterion of static friction being in the required range 0 to μs into n। इस रेंज में होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ने μs n का वैल्यू कैलकुलेट किया और वो आया 4 न्यूटन। तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 8 न्यूटन, और ये हम लोग का 0, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 4। तो ये बराबर हुआ क्या, इज 8 ग्रेटर देन 0, यस। इज 8 लेस देन और इक्वल टू 4, नो। तो ये गलत हो गया। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग ये जो केस 1 ले रहे हैं ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर ये केस 1 ट्रू होना है तो उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 8 होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 8 होना चाहिए या 8 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिनिमम 8 आना चाहिए या 8 से ज्यादा 9, 10 आना चाहिए। तो अगर वैसा होगा तो ही दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है, जो कि हम लोग का केस हुआ, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट मींस द 2 ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। अब 2 ब्लॉक अगर साथ साथ मूव नहीं हो रहे, मान लो हमारे पास ये 2 ब्लॉक्स है, ये दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ नहीं मूव हो रहे, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग मूव हो रहे हैं। तो दीज 2 ब्लॉक्स आर मूविंग डिफरेंटली, दैट मींस देयर इज रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो हेंस वी विल गो टू केस 2। व्हाट इज केस 2? केस 2 इज बोथ ब्लॉक्स मूव इंडिपेंडेंटली। बोथ ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और अगर इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं तो फिर उस केस में कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो लेट अस नाउ कंसीडर केस 2। बोथ मूव डिफरेंटली, दोनों ब्लॉक्स अलग अलग सेपरेटली लिख सकते हैं। लेट अस से 2 ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। तो अगर अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक अगर अलग अलग मूव करेंगे तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, दैट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और इज इट अ सिंपल क्वेश्चन? इट इज सिंपल इटसेल्फ। द रीजन बीइंग काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू वेरिएबल नहीं है, इट इज कांस्टेंट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो हमें पता ही है, म्यू के इनटू एन। लेट अस नाउ कैलकुलेट द काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू। वो भी 4 न्यूटन ही आएगा, बट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग हियर आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ सबस्क्रिप्ट के is mu k into n1। म्यू के है 0.2, n1 है 20,
सो दिस विल कम आउट टू बी 4 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट होगा, इट विल बी 4 न्यूटन। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड लेट अस फाइंड द इक्वेशंस फॉर दिस केस 2। केस 2 के लिए कैसे इक्वेशन होंगे? लेट अस स्टार्ट विद आवर केस 2। तो N1 का वैल्यू हम लोग ने 20 न्यूटन कैलकुलेट किया था, 2G 2 into 10 which is 20। नाउ अगर दोनों सेपरेटली मूव है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? द काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द रिलेटिव वेलोसिटी। अगर तुम्हें याद रहेगा हम लोग ने काइनेटिक फ्रिक्शन में एक स्टेटमेंट लिखा था, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए is opposite to relative velocity of body A with respect to body B। ऐसा हम लोग ने देखा था। तो अब दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव हो रहे हैं, तो सेपरेटली मूव हो रहे हैं तो फिर क्या होगा इस केस में? तो मान लो इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो पीछे है और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आगे है, जैसे हम लोग ने पिछले केस में किया। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, ब्लॉक ऑफ मास 4 kg पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे। तो ये इधर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे क्यों होगा? क्योंकि अप्लाइड फोर्स राइट में है, तो मोशन इस 2 kg ब्लॉक का राइट में होगा। मोशन राइट में होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल अपोज रिलेटिव मोशन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। सो दिस विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन F सबस्क्रिप्ट K। और यहां पे भी कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन F सबस्क्रिप्ट K। अब हम लोग इसका न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लिखते हैं। ओके, so let me write the acceleration of this block as A1 and the acceleration of this 4 kg block as A2। क्यों ऐसा अलग अलग लिखा? क्योंकि दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव हो रहे हैं, तो एक का एक्सीलरेशन अगर A1 है तो दूसरे का एक्सीलरेशन कुछ अलग होगा, लेट अस से A2। ओके, अब हम लोग न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑन दिस ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ लगाया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या है न्यूटन्स लॉ? Big force minus small force is mass into acceleration। बिग फोर्स कौन सा है? 12 न्यूटन, क्योंकि एक्सीलरेशन राइट में है तो राइट वाला फोर्स बड़ा होगा। और स्मॉल फोर्स कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 4 न्यूटन। तो स्मॉल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज 4 न्यूटन इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक विच इज 2 kg इंटू एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है A1। A1 इज द एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। ओके, तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 minus 4 is 8। तो 8 is equal to 2A1 ऐसा इक्वेशन आएगा। तो यू कैन इजीली सी फ्रॉम दिस कि A1 का वैल्यू आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। ओके, अब इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो वी विल अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन दिस 4 kg ब्लॉक। न्यूटन्स लॉ क्या है? फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स F सबस्क्रिप्ट K इज मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इज A2। मास ऑफ 4 kg ब्लॉक 4, एक्सीलरेशन A2 कैलकुलेट करना है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू Fk इज 4 न्यूटन। तो 4 कैंसल, A2 का वैल्यू आया 1 मीटर पर second square। So this is how we will solve the problem। The acceleration of this 2 kg block is 4 meter per second square in forward direction and the acceleration of this 4 kg block is 1 meter per second square in the forward direction again। तो ऐसे हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा वेरिएशन लेते हैं हम लोग। कौन सा वेरिएशन लेंगे हम लोग? तो ये 12 न्यूटन जो फोर्स है वो ऊपर वाले ब्लॉक पे न लग के नीचे वाले ब्लॉक पे लगे। सपोज दिस 12 न्यूटन फोर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग अप्लाइड ऑन द 2 kg ब्लॉक वी नाउ अप्लाई टू द 4 kg ब्लॉक। नीचे वाले ब्लॉक पे हम लोग 4 kg वाले पे वो 12 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो देखो, पहले तो ये फोर्स 12 न्यूटन जो ऊपर लग रहा था वो अब ऊपर वाले ब्लॉक पे न लग के कहां लगेगा? ये नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा। फ्रिक्शन वही है, अभी भी फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? 0.2 ही रहेगा। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन दीस टू ब्लॉक्स इज स्टिल 0.2 इटसेल्फ। ओके, अब ये 12 न्यूटन फोर्स जो है हम लोग नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। ओके, तो अब क्या चेंज आएगा? दैट इज द क्वेश्चन।
सो वी विल ट्राई टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन अगेन। अब उसमें फिर से हम लोग केस 1 क्या ले रहे थे, लाइक लास्ट एग्जांपल, पिछले एग्जांपल में एग्जांपल 1 में हम लोग ने क्या लिया था, एग्जांपल 1 में वी हैड केस 1 बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। अब एग्जांपल 2 में क्या चेंज है, वो 12 न्यूटन फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो अगेन वी विल टेक केस 1 बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ओके, तो दोनों साथ साथ मूव हो गया, ऐसा हम लोग ने अज्यूम किया। तो अगर ऐसा है तो टोटल सिस्टम 2 और 4 केजी, टोटल मास कितना हो जाएगा 6 केजी। तो अगेन एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। ओके, तो फोर्स कितना है टोटल सिस्टम पे 12 न्यूटन, मास कितना है सिस्टम का 6 केजी, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब अगर ऐसा है दोनों साथ साथ मूव हो रहे हैं, तो लेट अस अगेन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी भी फ्री बॉडी डायग्राम वैसा ही आएगा, सिर्फ ये 12 न्यूटन फोर्स अब कहां लगेगा, ये 12 न्यूटन फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगेगा। दिस 12 न्यूटन फोर्स इज इन लोअर ब्लॉक, और हम लोग केस 1 माना है बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो दोनों मूव टुगेदर है, तो एक्सीलरेशन हम लोग केस 1 में मान लेंगे सेम है। देखो हम लोग केस 1 क्या मान रहे हैं, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव हो रहे हैं, तो अगर दो ब्लॉक साथ साथ मूव होंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम मानना पड़ेगा। ओके, तो एक्सीलरेशन मैंने इसका भी ये माना, इसका भी ये माना, एंड इट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस केस में अगेन वी विल थिंक ऑफ द, देखो अब पहले तो यहां पे हम लोग सोचते हैं इस एग्जांपल में 12 न्यूटन वाला जो फोर्स है वो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो अगर 12 न्यूटन वाला फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है तो ये 2 केजी वाला ब्लॉक आगे मूव क्यों होगा। अगर 12 न्यूटन फोर्स ये नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है तो ये 2 केजी वाला ब्लॉक उसके साथ मूव क्यों होगा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो उसके लिए द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस 2 केजी ब्लॉक is the friction force, and because they are moving together that means it is static friction। अब देखो static friction का डायरेक्शन क्या है, so as to keep the body at rest with respect to body in contact। अब 2 kg और 4 kg दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन 4 kg पे 12 न्यूटन राइट डायरेक्शन में है, तो 4 kg का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में होगा। तो अगर 4 kg के साथ 2 kg को आगे चलना है तो उस केस में फ्रिक्शन ऑन 2 kg शुड बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट शुड बी स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो इसीलिए Fs आगे होगा, अब F के पीछे नहीं होगा। ओके, तो Fs स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे आगे होगा। Fs इज द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द 2 kg ब्लॉक, ताकि वो भी आगे जाए। 4 kg आगे जा रहा है तो 2 kg भी आगे जाएगा, दोनों आगे जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे, दोनों साथ साथ आगे जाएंगे, विच इज अवर केस 1। ओके, तो इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने 2 kg ब्लॉक पे आगे के डायरेक्शन में बताया। एक्शन रिएक्शन पैर से स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 2 kg ब्लॉक पे आगे है तो फिर 4 kg ब्लॉक पे पीछे होगा, तो 4 kg ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने पीछे बताया। अब न्यूटन्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑन दिस 2 kg ब्लॉक। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है Fs, तो मैंने लिख दिया Fs इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2 है यहाँ पे। ओके, तो Fs का वैल्यू कितना आएगा, Fs का वैल्यू आएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक 2 इनटू एक्सीलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक। एक्सीलरेशन को हम लोग ने कैलकुलेट किया 2 ही है, तो इसलिए एक्सीलरेशन कितना आएगा 2। तो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन विल कम आउट टू बी 4 न्यूटन। अब ये 4 न्यूटन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, ये कौन सा फ्रिक्शन है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। 4 न्यूटन हम लोग को लगेगा। अब देखते हैं कि 4 न्यूटन अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यूएस इंटू N1 फॉर दिस 2 kg ब्लॉक। ओके, तो म्यूएस का वैल्यू है 0.2, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का बात चल रहा है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और N1 का वैल्यू तो मैंने बहुत बार बताया, N1 का वैल्यू कितना है 20। N1 का वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन 2G, 2 into 10 which is 20। ओके, तो 0.2 into 20 becomes 4 न्यूटन। तो मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 4 न्यूटन, और रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 4 न्यूटन।
तो ये तो मैच हो रहा है। जैसे मुझे 4 रुपए का जरूरत है और 4 रुपया अवेलेबल है, 4 रुपीज का मुझे जरूरत है और 4 रुपीज अवेलेबल है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो केस 1 करेक्ट है। तो इसका मतलब 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स जरूरत है और 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन रीच कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन दे सकता है वो। तो दैट मीन्स दिस केस इज नाउ करेक्ट। अब ये केस करेक्ट हो गया। ओके, तो अब अगर ये केस करेक्ट है, दैट मीन्स बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, एंड बिकॉज दिस टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर दे हैव एन एक्सीलरेशन गिवन बाय दिस वैल्यू। तो एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम दिस ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन से अगर तुम्हें ये कैलकुलेशन पसंद नहीं आया तो तुम दूसरे तरीके से करो। 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ लगाओ, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, तो Fs इज मास इनटू एक्सीलरेशन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना चाहिए? 4। ओके, तो 4 चाहिए। मास कितना है इस ब्लॉक का? 2 इनटू एक्सीलरेशन A, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से भी एक्सीलरेशन कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इन एग्जाम्पल 2 में क्या फर्क है? देखो, एग्जाम्पल 2 में और एग्जाम्पल 1 में क्या फर्क था? एग्जाम्पल 1 में हम लोग 12 न्यूटन इस अपर ब्लॉक पे लगा रहे थे। एग्जाम्पल 1 जो हम लोग ने पहले किया था उसमें 12 न्यूटन अपर ब्लॉक पे लगा रहे थे, राइट डायरेक्शन में। अब एग्जाम्पल 2 में ये 12 न्यूटन लोअर ब्लॉक पे लगा रहे हैं, लोअर ब्लॉक पे राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इस केस में दोनों साथ साथ ही आगे जाएगा। देखो, जब हम लोग 12 न्यूटन नीचे वाले ब्लॉक पे लगाएंगे तो उस केस में दोनों आगे साथ साथ जाएंगे। बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर इन दिस केस, बिकॉज हम लोग ने स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाला, वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 4 न्यूटन आया, और वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इस रेंज में बैठा। किस रेंज में? इन द रेंज 0 to μs into n, इस रेंज में बैठ रहा है। देखो, μs into l का वैल्यू कितना है? μs into n का वैल्यू है 4, और हम लोग को स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना है? 4। तो इज दिस आइडेंटिटी करेक्ट? इज 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? यस। इज 4 लेस देन और इक्वल टू 4? यस। इक्वालिटी में ये दोनों वैलिड होगा। तो दैट मींस दिस इक्वेशन इज वैलिड। दैट मींस बोथ ब्लॉक्स इंडीड मूव टुगेदर एंड देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, एंड ड्यू टू दैट स्टैटिक फ्रिक्शन both the blocks move ahead in the right direction with an acceleration of 2 meter per second square, which is given by this calculation. Acceleration is force upon mass, तो 12 upon 6, which is 2 meter per second square. तो ऐसे हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक सिस्टम, ऐसे हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3 ब्लॉक होते तो भी प्रोसीजर सेम ही रहेगा। सपोज आई हैव अ सिस्टम समथिंग लाइक दिस, एक ब्लॉक, उसके नीचे और एक ब्लॉक, और उसके नीचे और एक ब्लॉक, तो भी हम लोग ये सेम सेट ऑफ स्टेप्स करेंगे। केस 1 क्या लेंगे? उस केस में केस 1 लेंगे, ऑल 3 ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ओके, लेट अस से ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3। ओके, केस नंबर 1 क्या होगा? ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 ऑल मूव टुगेदर। ओके, फिर हम लोग उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन इफ वी विल चेक इफ इट इज इन दिस रिक्वायर्ड रेंज फ्रॉम 0 to μs n, और अगर वो केस फेल हुआ तो वी विल कंसिडर नेक्स्ट केस, ब्लॉक 1 kg एंड 2 kg मूव टुगेदर, 1 and 2 मूव टुगेदर, 3 मूव सेपरेटली। ओके, फिर अगर वो केस भी सही हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर वी विल टेक नेक्स्ट केस, ब्लॉक 2 and 3 kg मूव टुगेदर, 1 मूव सेपरेटली। ओके, और वो केस भी फेल हुआ तो वी विल कंसिडर ऑल 3 ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। तो ऐसा 4 केसेस लेके हम लोग को चेक करना पड़ेगा। होपफुली द क्वेश्चन विल बी आइदर केस 1 और केस 2, और हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उस केस में फिर लास्ट केस हुआ तो यू विल टेक ऑल 4 केसेस एंड देन यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द सेम सेट ऑफ स्टेप्स वी हैव डन हियर। तो उससे हम लोग 3 ब्लॉक सिस्टम भी सॉल्व कर सकते हैं।